चलो देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर के, है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपको रिमेम्बर करना है, याद रखना है। और ये ध्यान रखना है कि इसके जो क्वेश्चंस होंगे यूपीएससी में भी एक आध क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं, है ना। वो भी आपको हम दिखा भी देंगे। देखिए, भारतीय जो झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व को जो वर्णन है वो डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा संविधान सभा में किया गया था। तो याद रखिएगा कि क्या उसका वर्णन है। उसके मध्य जो चक्र है, देखते हैं ना कि जो इंडियन फ्लैग है आपका, है ना, चक्र है, तो इसका क्या महत्व है, इसका बात किसने किया उल्लेख? डॉक्टर राधा कृष्णन ने संविधान सभा में। डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग जिसकी बात करते हैं, ठीक है, भगवा रंग को लेकर के बड़ा समस्या भी है, नहीं, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जा रही है। तो याद रखिएगा कि भगवा यानी कि केसरिया। तो केसरिया रंग किस चीज का इंडिकेशन है, किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है त्याग का, ये प्रतीक है निस्वार्थ भावना का। क्या ध्यान रखना है? केसरिया रंग किसका प्रतीक है? त्याग यानी कि निस्वार्थ भावना से किसी का मदद करना, है ना। भावना आपका कैसा है? निस्वार्थ। जो सफेद रंग है वो हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। सच्चाई के पथ पे चलना और अच्छे आचरण करने की प्रेरणा कौन देता है आपको? वह देता है आपको सफेद रंग। हरा रंग जो है, हरा रंग मिट्टी यानी कि वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को बताता है कि हमारी वनस्पति के साथ, पेड़ पौधों के साथ, हमारी मिट्टी के साथ हमारा कैसा संबंध है, यानी जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। जीवन, वायु, मिट्टी न रहे, मिट्टी में अनाजों का उपज ना हो, क्या खाएगा व्यक्ति, है ना। सफेद रंग के मध्य में जो अशोक चक्र है, यानी धर्म के राज का प्रतीक है। किसका है? धर्म के राज्य का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है, जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। यदि आप कहीं पर जड़ जाते हो, जड़ता, यदि रुकाव, रुकाव क्या है? प्राणहीनता, ठीक है, बॉडी विदाउट सोल। तो यानी चक्र शांति परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें तिरंगा यानी कि तीन रंगों की जो पट्टी है, कैसा है? ये पट्टी आपका आयताकार है। इसकी आयताकार किसको बोलते हो? इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी इसकी साइड और इसकी साइड, इसकी साइड और इसकी साइड। ये चारों बराबर नहीं हुआ, चारों बराबर हो गया तो क्या हो गया? स्क्वायर हो गया ना भाई, वर्ग हो गया। ये कैसा है? आयताकार। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ध्वजा होती है, जो ध्वज है आपका, उसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना है? 3:2 का अनुपात है, 3:2। सबसे ऊपरी पट्टी केसरिया रंग यानी साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत व्हाइट कलर, श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन, और सबसे नीचे जो हरी पट्टी है वो उर्वरता की, समृद्धि का प्रदर्शन करती है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है। चक्र का कलर कैसा है? चक्र का कलर नीला है। इसमें कितनी तिल्लियां होती हैं? इसमें 24 तिल्लियां होती हैं। इसका प्रारूप कहां से लिया गया, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो सारनाथ में जो अशोक के सिंह के जो स्तंभ है वहां से बने चक्र से लिया गया है। ये किसका प्रतीक है? तो ये न्याय का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, पिंगली वेंकैया नाम याद रखिएगा, ये पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप को स्वीकृत किया गया। तो हो सकता है यहां से क्वेश्चन आ जाए कि जो वर्तमान स्वरूप है राष्ट्रीय ध्वज का वो कब एक्सेप्ट किया गया। तो ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। यानी कि भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। और देखो ये न्यूज में इसलिए भी है कि अभी जो आपका नया जो संसद भवन बना है वहां पे आपने देखा होगा कि सिंह को लेकर के बड़ा समस्या था कि बड़ा आक्रामक तक का सिंह बना दिया गया है। तो पुराने वाले में सिंह बड़ा एकदम दयालु, मुझे समझ में नहीं आता सिंह भी दयालु होगा, आक्रामक होगा, मतलब चलिए इस मैटर को आगे छोड़ दें। तो ध्यान रखना है, इससे मैंने इस बात को इसलिए यहाँ पे छेड़ा है ताकि आपको ध्यान में रहे कि जो सी है वो कहां से? सारनाथ अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है?
सत्यमेव जयते। याद रखिएगा सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखी गई है, नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिया गया है, लिखा गया है। और सत्यमेव जयते लिया कहां से गया, मुंडकोपनिषद से। और ये यूपीएससी यानी कि आईएएस के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तब मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। तो यह नहीं ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी को, नहीं 24 जनवरी को। इसके गाने की अवधि कितनी है, 52 सेकेंड की है। ध्यान रखिएगा कि 27 दिसंबर 1911 तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कहां पे, कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार इसे गाया गया था, जन गण मन। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किससे, गीतांजलि से, गीतांजलि से लिया गया है। वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में, तो राष्ट्रगान क्या हो गया, जन गण मन, और राष्ट्रगीत क्या हो गया, वंदे मातरम से अंगीकृत किया गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पे फिर मैं एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ ताकि ये याद करने में आसान रहेगा। देखना एक बार 26 जनवरी पे बहुत सारे सांसदों से पूछ लिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताइए जन गण मन क्या है, राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्रगान क्या है। बहुत ऐसे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो बता ही नहीं पाए, है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास किससे, आनंद मत से। तो ध्यान रखना रविंद्रनाथ द्वारा लिया गया था, लिखा गया था किसमें, जनगण मन को, लेकिन लिया किनसे गया, उनके द्वारा जो रचित किताब थी गीतांजलि से। और वहीं पे बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा था उसको किस उपन्यास से लिया गया है, तो याद रखिएगा आनंद मत से। तो यहाँ पे क्वेश्चन लॉजिकली बन सकता है, जिस तरह का आपने अभी बीपीएससी का जो पेपर हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से लॉजिकली क्वेश्चन वहां है। उम्मीद कीजिए कि आपको आगे के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे वहां पे इस तरह के लॉजिक क्वेश्चन मिल सकते हैं। 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, कौन सा, वंदे मातरम। ठीक है, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कैसा है, शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। यहाँ ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं। चैत मास से शुरुआत होती है और अंतिम माह फागुन है, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन। ये चैप्टर पता नहीं क्यों यूपीएससी को बड़ा महत्व लगता नहीं, तो यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी चैत माह वाला भी पूछ लिया था और शक संवत भी पूछ लिया है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया। सामान्यतः चैत माह की शुरुआत कब से होती है, 22 मार्च को, जबकि लीप वर्ष में कब होती है, 21 मार्च को। देखो इस पॉइंट को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यूपीएससी का बड़ा फेवरेट सेक्शन है, ये क्वेश्चन दिखेगा आपको यूपीएससी में, प्रीवियस ईयर में ये पूछ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा जब लीप वर्ष है तो कब, लीप वर्ष में 21 मार्च, याद रखिएगा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लीप ईयर जब होगा तो कब से शुरू होती है, पहला 21 मार्च को। लेकिन जब नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर होगा तो कब से होगा, 22 मार्च को। ठीक है, चलिए। गंगा की जो डॉल्फिन है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लेटानिस्टा गैंगेटिका को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक, भारतीय मोर, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस, क्रिस्टेटस है ना, पावो क्रिस्टेटस। क्यों इसको याद रखोगे कि भारतीय चिन्ह है, प्रतीक है, हो सकता है कि ये मैच में आ जाए या इस तरह के स्टेटमेंट ये आपको दे दे, तो ध्यान में रखिएगा। डॉल्फिन का नाम क्या है, प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, जो राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का। और भारतीय मोर जो है इसका नाम है पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी। और वहीं पे जो आपका बाघ है, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, जिसे भारत को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है ना। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। कब, 2008 में, याद रखिएगा 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस यानी 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और 2 अक्टूबर गांधी जयंती को राष्ट्रीय दिवस के रूप में, तो याद रखिएगा हमारा राष्ट्रीय दिवस के रूप में क्या क्या है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर।
ठीक है, 3 डेट याद रखिएगा। कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार है, हालांकि इसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई, तो कहीं पे कोई अधिसूचना के माध्यम से नहीं इसको कहा गया है। जो राज्यसभा में कोई प्रश्न उत्तर होता आपने देखा होगा, तारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न, आगे हम लोग आएंगे चैप्टर्स में तो उसको देखेंगे, तो उसमें उसी के अनुसार कोई अधिसूचना जारी नहीं होगी। चलिए अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं थोड़ा। अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या, अब देखोगे यहाँ पूछ दिया है कि किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है ना। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आंसर क्या है 1950। ईयर पूछ लिया है, ये आपको डेट नहीं पूछ रहा है। तो संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। कितने सेकंड का, 52 सेकंड का लगभग समय है। दूसरा, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन कितने सेकंड का है, 52 सेकंड का। क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह स्टेट सिंबल कब से अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 कब से किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अशोक चिन्ह की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया, सबसे पहले कब स्वीकार किया राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा ने पहली बार कब स्वीकार किया, तो ये आंसर है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को इसने क्या किया, स्वीकार किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए भारत का संविधान सभा का चौथा अधिवेशन कब से कब हुआ था, 14 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। उसी में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत में, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियां हैं। और तीसरा, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 नहीं, 3:2 हमने अभी आपको बताया था। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, तीसरा काट दो। दूसरा, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, और ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। लेकिन इसमें क्या करा है, 21 तिल्लियां, भैया 21 तिल्लियां नहीं है, कितनी तिल्लियां हैं, 24 तिल्लियां। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर इज बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप कर ही लेंगे, 22 जुलाई 1947। चलिए राष्ट्रीय ध्वज, फिर वही सेम क्वेश्चन है, आगे से स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, पता ही आपको, सी इज द राइट आंसर, बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज, हाँ 1973 में बाघ परियोजना शुरू हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल, है ना। तो राष्ट्रीय पुष्प हो गया आपका कमल। और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। एक चीज और याद रखिएगा, जो कमल है किसी पार्टी से मत जोड़ लेना, ठीक है, इसका क्या है, निलंबो न्यूसिफेरा, निलंबो न्यूसिफेरा, नाम याद रखिएगा बैगन। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। राष्ट्रीय जो में चक्र किसका प्रतीक है, बताइए। अभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था ना, बिल्कुल न्याय का प्रतीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितना है, 24 तिल्लियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही हैं। राष्ट्रीय पंचांग में के संबंध में, अच्छा इसमें एक चीज देखना, इसमें क्वेश्चन में यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं डाला है, लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो मैंने कहा था ना कि आगे वो कुछ पार्ट्स हैं वो यूपीएससी में आए हुए हैं। इसमें से क्वेश्चन उन्होंने हटा दिया क्योंकि बार बार एक्सप्लेनेशन के कारण हो सकता है।
तो यहाँ पे देखना, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्या दोनों बात सही है? बताओ। विक्रम संवत पे नहीं है, ध्यान रखिएगा। किस पे है? शक संवत पे है। यानी कि पहला स्टेटमेंट तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा, 26 जनवरी, भैया 26 जनवरी नहीं है, क्या है? 22 मार्च 1957, 1957, 22 मार्च 1957, अभी हमने क्लास में डिस्कस भी किया था। ध्यान रखिएगा, चैत पहला महीना है, कब? जब जनरल मतलब लीप ईयर नहीं है, तो 22 मार्च, और जो लीप ईयर है 21 मार्च, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये टॉपिक बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ठीक है। यहाँ पे अगली टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियोस में कर लेंगे, तो ताकि ज्यादा वीडियो लंबी ना हो, आपको रिवीजन करने में भी आसान हो जाए। तो अगले वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।